रेगुलर क्लास नंबर 1 ही सब कुछ होता था और बस क्लासेस स्टार्ट होती थी। बट मार्केट फोर्सेस की वजह से अब एक ट्रेंड सा चल पड़ा है कि पहले एक ओरिएंटेशन होगी, उसमें बच्चा और टीचर एक दूसरे को जानेंगे, फिर बच्चा डिसाइड करेगा, अर्ली डिस्काउंट मिलेगा। इस तरह कुछ ना मार्केटिंग की सारी गेम चल रही है कि बस जल्दी से बच्चे को घेर लें और बच्चा कहीं और ना चला जाए। ये है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एडमिन के एंड से यही गेम है। ठीक है, अब हमारे लिए क्या मकसद है ओरिएंटेशन का? सिर्फ नो हाउ मकसद नहीं है बेटा। आज ओरिएंटेशन चाहे आप उसके बाद स्कूल में पढ़े, चाहे आप उसके बाद अपने ट्यूशंस के कहीं और ले लें, ओरिएंटेशन का आज जो मकसद है, जब आप 10th ग्रेड से आज 11th ग्रेड के स्टूडेंट बन रहे हैं, तो अब याद रखें जो एग्जाम्स आप देकर आए हैं, जो सब्जेक्ट्स में आप अपेयर हुए हैं, वो सब्जेक्ट्स का नेचर बिल्कुल डिफरेंट था और यहाँ बिल्कुल ही डिफरेंट गेम। मुसीबत यह है कि पाकिस्तान स्टडीज, उर्दू, इस्लामियात जैसे सब्जेक्ट्स ये आप 9th ग्रेड से पढ़ रहे थे और 10th ग्रेड में आपने उसको कंटिन्यू किया और एग्जाम दे दिया। और ये जो साइंसेस के सब्जेक्ट्स थे ये आपने 9th में पढ़े लेकिन आपको पल्ले ही नहीं पड़े, फिर आपने 10th में भी पढ़े लेकिन 10th में भी आपको ये पल्ले नहीं पड़े, और उसके बाद जब थोड़ा पल्ले पड़ भी सकता था तो आपने ये नैरेटिव बिल्ड कर लिया कि इसका एग्जाम तो देना ही नहीं है, इसका एग्जाम तो अभी देना ही नहीं है। ये बहुत कॉमन इशू है, मैं वो आपके एंड पर आकर सोच रहा हूँ कि भाई ये इसका एग्जाम तो अभी देना ही नहीं है, इसका एग्जाम तो। इसलिए 10th ग्रेड अगर आपके टीचर्स अच्छे भी थे, ठीक है ना, तो 10th ग्रेड में आपने क्या किया, इस नैरेटिव की वजह से कि अभी तो एग्जाम देना ही नहीं है, और जो खासतौर पर प्राइवेट बच्चे थे उन्होंने तो पढ़ा भी नहीं होगा, तो इसलिए आपने 10th ग्रेड में भी साइंसेस कुछ भी नहीं पढ़ा, और जो पढ़े भी होंगे वो जाया हो गए, और जो पढ़े भी थे वो कैम्ब्रिज स्टैंडर्ड पे नहीं पढ़े, जो पढ़े भी थे उसकी पास पेपर प्रैक्टिस नहीं की। तो इसलिए मेरे लिए मैं ये बात पहले अपने मुंह से ही कह देता हूं कि आप सब 0 नील बटा 0 जिसको कहते हैं ना, 0 के मार्क पर खड़े हैं, एंड दिस इज गुड कि सब एक ही बराबर हैं। अगर कोई बच्चा आगे आए, किसी को केमिस्ट्री या बायोलॉजी या फिजिक्स बहुत अच्छे से थोड़ी बहुत आती है, इट इज गुड, लेकिन वहां पर ना कॉन्ट्राडिक्शंस भी आ रही होती हैं। जब एक डिफरेंट टीचर अपनी बात कन्वे कर रहा है, उसका स्टाइल डिफरेंट है, आपको आधी बात कुछ और याद है, तो होता बाद में क्या होता है, सर वो फलां मिस ने तो ये बताया था। लेकिन जब आप बिल्कुल 0 पर होते हैं ना, तो बहुत अच्छा हो जाता है कि जो ये राइटिंग पैड भी खाली है, जो मैं लिखूंगा वही लिखाएगा इसके, ठीक है ना। तो इस वक्त आपके जो ब्रेन्स हैं वो मेरे लिए राइटिंग पैड, खाली राइटिंग पैड की तरह। ठीक है बेटा, आप दोनों बेटा प्राइवेट है, प्राइवेट है, स्कूल गोइंग है? कौन सा? सॉरी, पेट्रियोट्स हैं, और आप? हाँ, प्राइवेट है। अच्छा, पेट्रियोट्स तो वर्ज वालों ने खाली नहीं करा दिया था 2 साल पहले। 2 साल पहले तकरीबन 16-17 बच्चे पेट्रियोट्स के आए थे। मैंने कहा भाई क्या पेट्रियोट खाली करा के आए? बहरहाल, तो बेटा ये ओरिएंटेशन सेशन लेने आप आए हो, दिस इज सेकेंड ओरिएंटेशन, मंडे को पहली हो चुकी है, दिस इज द रिपीट टेलीकास्ट ऑफ द सेम ओरिएंटेशन। ठीक है, तो ओरिएंटेशन का मैं पर्पस बता रहा था। ऑनलाइन वाले, उम्मीद है मेरी बात आप तक पहुंच रही है। ऑनलाइन वालों चैट में रिस्पॉन्ड करते रहना बेटा, मेरे सामने चूंकि फिजिकल बच्चे बैठे हैं तो मैं उनसे बातचीत कर रहा हूं, बट आप मुझे ऑनलाइन रिस्पॉन्ड चैट में जरूर करते जाइएगा, वरना इसका फायदा नहीं होगा, फिर आप रिकॉर्डिंग ही सुन लेते बेहतर था। तो बेटा आज के सेशन में हम 3 चीजें आपके साथ डिस्कस करते हैं। पहला जो बेसिक है वो टीचर का इंट्रोडक्शन होता है। अगर तो आप मेरा नाम सुनकर कहीं आए हैं तो जाहिर है आप मुझे जानते होंगे, और अगर आप ऐसे ही आ गए, किसी की रिकमेंडेशन पर आ गए हैं, तो आप जाहिर है मुझे नहीं जानते। ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, मेरे घर में रिश्ता थोड़ी डालना है आपने। आपको बस इतना भरोसा होना चाहिए कि पढ़ाने वाला क्रेडिबल है। ठीक है, मैंने ये बात मंडे को भी कही थी कि जनाब अली, बीइंग अ टीचर अपने मुंह से अपना इंट्रोडक्शन देना थोड़ा अजीब सा लगता है, तो बस नाम पता ठीक है, यहां तक ठीक है, बाकी रिसर्च आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। सेकेंडली, इतना जरूर बता दूं, आप मेरा 16वां बैच है, तो इसका मतलब ये हो गया कि काफी लंबा, आप में से बागों की शायद उम्र भी 16 नहीं होगी। ठीक है, तो अगर 16th एज ऑफ ब्रैकेट पे आप नहीं पहुंचे तो आपकी उम्र से ज्यादा अरसे से हम इस टीचिंग की लाइन में मौजूद हैं। और आप जिस शख्स से पढ़ने के लिए बैठे हैं ये एक मेडिकल डॉक्टर है, जो कि जो बच्चे मेडिकल यूनिवर्सिटीज में आते हैं उनका बड़ा ख्वाब होता है कि वो डाव में जाएं। सो आपके सामने बैठा हुआ शख्स डाव यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट है, FCPS रेजिडेंट है, और मेडिकल एजुकेशन काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, जो पूरे पाकिस्तान का एक ही इदारा है जो डॉक्टर्स को ट्रेन करता है, उनके साथ ट्रेनर भी है। तो और बाकी कैम्ब्रिज सिस्टम में भी है। ठीक है, मैं कैम्ब्रिज का ए लेवल सुपरवाइजर भी हूँ। ए लेवल का बायोलॉजी का जो एग्जाम है, आई टीच बोथ केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तो इसलिए ए लेवल बायोलॉजी का जो एग्जाम है, जब आप ए लेवल तक पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर जो रजिस्टर्ड टीचर्स हैं, जो काफी अरसे से फील्ड में हैं, जिनकी रेप्यूटेशन अच्छी है, दे आर बीइंग सिलेक्टेड एज कैम्ब्रिज सुपरवाइजर्स।
तो उनका फायदा ये होता है कि कैम्ब्रिज उनको ट्रस्ट करता है, और ए लेवल में जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है वो हमें पहले बताया जाता है, एक महीना पहले, कि भाई ये एग्जाम है, आपने सेटअप करना है बच्चों के लिए। तो जाहिर है हम ये कह सकते हैं कि हाँ चलो भाई पेपर हमें पहले से पता होता है, लेकिन बहरहाल ये एथिकली गलत है कि मैं उसको मार्केट कर दूं पहले से। तो इसलिए जस्ट टू गिव अ ब्रीफ ऑफ माय एक्सपीरियंस और इंट्रोडक्शन, आप यहाँ मौजूद। खैर, तो ये बस इतना मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन काफी है। बाकी मेरी ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए आप जो है, मेरे बहुत सारे बच्चे जो ऑनलाइन मौजूद हैं ये यूट्यूब चैनल से आते हैं। आपके सामने बैठे हुए शख्स के यूट्यूब चैनल की बरकत से बहुत सारे बच्चों को फायदा होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप भी चाहें तो वहां से बिल्कुल फायदा उठा सकते हैं, जो आपको पूरे साल उठाने को मिलेगा भी। एंड वी हैव अ फैमिली ऑफ 15,000 स्टूडेंट्स ऑन यूट्यूब एज वेल। तो इनफ ऑफ द इंट्रोडक्शन। जाहिर क्रेडिबिलिटी है जब भी लोग ट्रस्ट करते हैं, और अगर आप जो कि हमारे पास पढ़ रहे हो, आप हमसे फायदा ना उठा सकें, और वो लोग जो मैं जिनको जानता भी नहीं हूं वो ऑनलाइन कम्युनिटी में आकर फायदा उठाएं, तो जाहिर है फिर आपके लिए जो है ना ये सूट नहीं करता कि जो शख्स आपके सामने बैठा हुआ है उसका सही तौर से फायदा हासिल न किया जाए। तो आप में से जो बच्चे केमिस्ट्री और बायो दोनों में हैं, वो दोनों हो सकता है मेरे साथ ही पढ़ें। जो सिर्फ केमिस्ट्री के लिए आए हैं वो केमिस्ट्री देखेंगे। खैर, अब आ जाइए, तो मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन हो गया, ये हमारे आज के सेशन का पहला हिस्सा था, बस इतना ही काफी है। ठीक है जी। बाकी जो बच्चे ऑनलाइन मौजूद हैं, मैं चूंकि पिछली क्लास में बच्चे बाद में पूछे थे, मैं बता देता हूँ। अगर आपने मेरे साथ फिजिकल क्लासेस लेनी है तो आप कराची के किसी भी जोन में रहते हो, मैं वहां पर अवेलेबल हूँ। ठीक है, आप मेरे असिस्टेंट से रब्ता करके वो आपको बता देंगे। अगर किसी को सिर्फ फिजिकल क्लास ही लेनी है तो कराची के किसी भी जोन में आप हैं तो आप मुझे कहाँ ढूंढ सकते हैं। आई एम अवेलेबल एट क्लिफ्टन, नॉर्थ, जौहर, गुलशन, बादराबाद, मॉडल कॉलोनी। तो मेजर कराची के तमाम जोन कवर्ड है जो फिजिकल क्लास लेना चाहते हैं। बाकी ज्यादातर जो क्लासेस हैं वो हाइब्रिड होती हैं। ठीक है, थ्रू आउट द सेशन, यानी हर क्लास ऑनलाइन प्लस फिजिकल स्टूडेंट्स के साथ होती है, इंटरैक्टिव क्लास होती है। तो ऑनलाइन बच्चों का इंटरेक्शन जो है ना अभी तक मुझे रिसीव होना शुरू नहीं हुआ है जी। ऑनलाइन वाले अगर मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज यस और नो में रिस्पॉन्ड करें, एटलीस्ट इन द चैट बॉक्स। ठीक है जी। तो ये तो हो गई हमारी क्लासेस की। अब जनाब आली आ जाते हैं अपने ओ लेवल्स पे, दूसरा हिस्सा और तीसरा हिस्सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। दूसरे हिस्से में हम अपने ओ लेवल्स की बात करेंगे, जो O3 में अब आप आ गए हो, सीनियर ग्रेड में आ गए हो, सीनियर मोस्ट ग्रेड में आ गए हो अपने स्कूल के। तो इसमें आप जब एंटर हो रहे हो एज अ प्राइवेट स्टूडेंट और एज अ रेगुलर स्टूडेंट, तो आपके पास क्या ऑप्शन, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके ऊपर आजकल बड़ी गेम चेंज हो रही है। तो मेरे बच्चा, जब आप ओ लेवल्स में आते हैं, ये सारा काम मैं पिछली क्लास में लिख चुका हूं, लेकिन चूंकि इट्स अ फ्रेश ओरिएंटेशन तो मैं दोबारा कर देता हूं। जब आप ओ लेवल्स में आए हो, यानी कि आप आए हो O3 के अंदर, अगर तो आप जानते हो, अच्छी बात, नहीं जानते हो तो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि यहीं से स्ट्रैटेजी बनती है। बेटा, ओ लेवल्स O3 में जब आप आते हो तो कैम्ब्रिज आपको दो सिस्टम्स ऑफर करता है। दो सिस्टम्स ऑफर करता है। एक जिसे आप नॉर्मली ओ लेवल्स कह रहे होते हैं, बेसिकली कैम्ब्रिज के अंडर ये GCSE सिस्टम है। कैम्ब्रिज के अंडर दिस इज GCSE सिस्टम, जिसे आप ओ लेवल्स कह रहे हैं। और इसी के पैरेलल में एक और सिस्टम चल रहा है जो है IGCSE। ठीक है, चूंकि हमारे पास बहुत ज्यादा बच्चा पाकिस्तान से बाहर से भी है, तो वहां तो IGCSE ही चल रहा होता है। और अब पाकिस्तान में, लाहौर में, इस्लामाबाद में और इवन कराची के बड़े बड़े स्कूल के अंदर भी IGCSE सिस्टम आ गया है। दोनों कैम्ब्रिज ही ऑफर करता है, कैम्ब्रिज ही के अंडर आते हैं, दोनों कैम्ब्रिज ही रेगुलेटेड है, दोनों में कैम्ब्रिज इंटरनेशनल ही को आप में आप रजिस्टर करते हैं। तो आपके पास दो ऑप्शन है, GCSE और IGCSE का। ठीक है जी। अगर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट है बेटा, तो ये कौन से सिस्टम में आप अपेयर होंगे ये आपके हाथ में नहीं। आपका स्कूल अगर जैसे बीकन हाउस जो है वो अभी तक ओ लेवल्स को यानी इस वाले सिस्टम पर है, तो जो बीकन का बच्चा है वो इसी सिस्टम पे एग्जाम देगा। लेकिन अगर आप सेंट पॉल्स के हैं, आप सीडर जाते हैं, ठीक है, तो ये बड़े बड़े स्कूल जो है ये शिफ्ट हो गए हैं IGCSE सिस्टम पर। तो अगर आप स्कूल गोइंग होते हैं फिर तो ये आपके हाथ में नहीं है, वो जो स्कूल का बोर्ड होगा वही है। अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट हो, जैसा आप में से कोई बता रहा था भी प्राइवेट है, तो जब आप रजिस्टर करने के लिए जाओगे देन यू विल हैव अ चॉइस कि आप IGCSE में रजिस्टर करोगे या GCSE में रजिस्टर करोगे। ठीक है बच्चा। अब सवाल ये है कि सर हम किस बेसिस पर ये डिसीजन लें कि हम IGCSE को प्रेफर करें या GCSE को। तो उसके लिए बेटा मैं आपको हेड टू हेड कंपैरिजन दूंगा और दोनों में क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिफरेंसेस हैं वो बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चे वो जो हैं जो IGCSE सिस्टम वाले उनको भी क्लैरिटी होगी, ठीक है, और जो नहीं है उनको भी पता चल जाएगा कि GCSE सिस्टम में क्या है। तो मेरे बच्चे, अगर हम दोनों को साइड बाय साइड देखें, दोनों को हेड टू हेड देखें,
तो दोनों सिस्टम्स में आप तीन तीन कंपोनेंट्स में अपेयर होंगे, वेदर यू गो फॉर दिस वन और दैट वन। आप केमिस्ट्री की बात करें, फिजिक्स की बात करें, बायोलॉजी की बात करें, आप दोनों ही बोर्ड्स के अंदर, दोनों ही मॉड्यूल्स के अंदर तीन एग्जाम्स में अपेयर होंगे। पहला एग्जाम बेटा जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था लास्ट क्लास, वो पार्टिसिपेट दोबारा कर सकते हैं। पहला एग्जाम है एमसीक्यू एग्जाम, यहां पर भी है और यहां पर भी है। दूसरा एग्जाम है थ्योरी का या स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस का, यहां पर भी है और यहां पर भी है। और तीसरा एग्जाम है एटीपी का, ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल, ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल, एटीपी, ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल। ठीक है जी, ये तीन एग्जाम दोनों मॉड्यूल्स में आपने देने हैं। अलबत्ता इनके नाम अलग अलग हैं। जैसे यहां पर जीसीएससी सिस्टम में ये पेपर 1 कहलाता है, जबकि यहां एमसीक्यू, यहां पर इस पेपर को पेपर 2 कहते हैं। इसी तरह थ्योरी का पेपर यहां पेपर 2 कहलाता है, लेकिन यहां पर इसको पेपर 4 कहते हैं। इसी तरह एटीपी यहां पेपर 4 कहलाता है और यहां इसको पेपर 6 कहते हैं। तो जस्ट टू अवॉइड लॉट ऑफ कंफ्यूजन, ये मैं पेपर 1 पेपर 2 करके नाम नहीं ले रहा हूं, मैं नेचर ऑफ कंपोनेंट के ऊपर आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। तो दोनों ही मॉड्यूल्स में यू विल बी अपियरिंग फॉर 3 कंपोनेंट्स, एमसीक्यू, थ्योरी, बोलो बेटा पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड है, ठीक है, एमसीक्यू, थ्योरी और एटीपी, 3 कंपोनेंट्स में अपेयर होना है, इधर भी और इधर भी। अलबत्ता इनके नाम पेपर 1, P1, P2 ये अलग अलग कहलाते हैं, वो आप थ्रू आउट दी सेशन सीख जाओगे, उतना मसला नहीं। ठीक है, अब सवाल ये सर, जब तीनों में पेपर सेम है, तीनों में सेम टाइप के पेपर होते हैं, तो फिर फर्क कहां आया? तो आए समझते हैं मेरे बच्चे। यहां जो एमसीक्यू पेपर है ये 40 मार्क्स का है और इसे आपने 1 आवर में कंप्लीट करना, 40 मार्क्स का है और 1 आवर में कंप्लीट करना है। यानी 40 सवाल होंगे, 40 एमसीक्यू होंगे और 40 एमसीक्यू करने के लिए 1 घंटा मिलेगा। ABCD करके ऑप्शन होंगे, कोई एक ठीक होगा। पहले पुराने पैटर्न में ना इसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी होता था, वो खत्म हो गया। तो बस 40 सवाल होंगे, 40 यू विल हैव 40 क्वेश्चंस स्ट्रेट अवे, और 40 क्वेश्चंस में आप आंसर करोगे सीधा सीधा, और अकड़ बकड़ करके आंसर करो या जैसे भी आंसर करो। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो गलत होगा बस उसके नंबर कटेंगे। नेगेटिव मार्किंग मतलब क्या होता है? नेगेटिव मार्किंग कैम्ब्रिज में बाद सब्जेक्ट्स में होती है, जिसमें आप जो गलत करते हैं उसके नंबर भी कटते हैं, और जब गलत आपने किया तो जो सही किया हुआ है उसका नंबर भी कटेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने 2 सवाल है, 2 में से 1 ठीक किया, 1 गलत किया, तो अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो 1 नंबर मिलना चाहिए, लेकिन नेगेटिव मार्किंग है तो 0 मिलेगा। यानी जो गलत किया उसका नंबर भी कटेगा, जो सही किया उसका भी नंबर जाएगा बराबर से। तो अब नेगेटिव मार्किंग साइंसेज में नहीं होती किसी में भी, तो केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स में आप तुक्के में सही करें या लॉजिकली ठीक करें, आपको नंबर मिलेगा। इज दैट क्लियर? तो मेरे बच्चे 1 आवर का पेपर, जबकि अगर आप आईजीसी से सिस्टम में आ जाओ तो आपके पास जो एमसीक्यू पेपर है ये है तो 40 मार्क्स का ही बेटा, है तो ये 40 मार्क्स का ही पेपर, लेकिन मेरे बच्चे ये पेपर आपको करना 45 मिनट्स में होता है। सेम मार्क्स है, टाइम कम है, 15 मिनट कम मिलते हैं आपको, 45 मिनट्स में ये पेपर अटेंड करना होता है। दोज हु आर गोइंग टू ऑप्ट फॉर आईजीसीएसई, पहला डिफरेंस आपको समझा दिया मैंने कि यहाँ मार्क्स बराबर है, क्वेश्चन भी बराबर है, 40 सवाल यहां पर भी है, 40 क्वेश्चन यहां पर भी है, बट यहां टाइम आपको 15 मिनट कम मिलेगा। अच्छा, वेटेज दोनों की बराबर है। वेटेज का मतलब कि जितना परसेंट, कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करेंगे ये आपके ओवरऑल ग्रेड में? 30%। आपका जो ओवरऑल केमिस्ट्री का ग्रेड बनेगा उसमें एमसीक्यू पेपर की वेटेज कितनी है? 30% है। 30% वुड बी कंट्रीब्यूटेड बाय योर एमसीक्यू पेपर। देन हियर कम्स द मेजर पेपर इन केमिस्ट्री, जो कि आपका थ्योरी का पेपर है। ये मेजर क्यों है? क्योंकि बेटा दिस पेपर कंट्रीब्यूट 50%। जो थ्योरी पेपर है केमिस्ट्री में, ये 50% आपके ग्रेड को कंट्रोल कर रहा है, यानी आधा ग्रेड इसी पर डिपेंड करता है। और यहां पर अगर हम एमसीक्यू पेपर के बाद थ्योरी को देखें तो थ्योरी का पेपर 80 मार्क्स का है, यहां पर भी 80 मार्क्स का है, तो मार्क्स तो बराबर है। अलबत्ता अगर टाइम देखें तो यहां आपको मिलेंगे 1 आवर 45 मिनट्स, यानी पौने 2 घंटे। 1 आवर 45 मिनट्स मिलेंगे ओ लेवल्स में, जीसीएसई में। जो आईजीसीएसई वाला बच्चा है बेटा, उसको ये पेपर करने के लिए मिलेंगे सिर्फ 1 आवर 15 मिनट्स, आधा घंटा कम मिलेगा, 1.25 घंटे में करना पड़ेगा पेपर। तो अब समझ में आ रहा है कहां डिफरेंसेस आ रहे हैं और ऐसा क्यों है, ये भी बताता हूं आपको। तो 1 आवर 45 मिनट्स में और 1 आवर 15 मिनट, मार्क्स सेम है, पेपर की लेंथ भी सेम है, लेकिन एक को आधा घंटा ज्यादा मिल रहा है और एक को आधा घंटा कम मिल रहा है। ऐसा क्यों है, इसकी लॉजिक भी बताई जाएगी थोड़ी देर।
उसके बाद आ जाते हैं तीसरा कंपोनेंट जो ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल है। ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल का मतलब क्या है? ये प्रैक्टिकल पेपर नहीं है। नॉर्मली क्या होता है, प्रैक्टिकल लैब में जाके करते हैं, लेकिन आप ओ लेवल्स में लैब में नहीं जाते, बल्कि लैब के जो प्रोसीजर्स हैं उन प्रोसीजर्स को थ्योरेटिकली आप पढ़ते हैं। और थ्योरेटिकली पढ़कर, जैसे लैब के टेस्ट हैं, लैब में टाइट्रेशन फिल्ट्रेशन जैसे मेथड्स हैं, तो लैब में यूज होने वाली टेक्निक्स को थ्योरेटिकली आप कवर करते हैं। तो इसको हम एटीपी में डिस्कस करते हैं, ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल। और ये पेपर की अगर बात करें तो यहां पर ये पेपर फिर से 40 मार्क्स का है, यहां पर भी 40 मार्क्स का है। पहले ये पेपर 75 मार्क का होता था। केमिस्ट्री का एटीपी सबसे बड़ा एटीपी था 2016 तक। 2016 तक ये पेपर 75 मार्क्स का होता था, और पूरा पेपर मैथमेटिकल होता था। या जिसकी मैथ अच्छी है वो 75 में से 70 प्लस आराम से ले आता था, और जिसकी मैथ कमजोर थी उसका जनाजा था। लेकिन अब 2017 ऑनवर्ड्स एटीपी को सब, पहले क्या था, केमिस्ट्री का एटीपी अलग मार्क्स का था, बायो का एटीपी अलग नंबर ऑफ मार्क्स का था, फिजिक्स का अलग था। अब सबको स्टैंडर्डाइज कर दिया, सारे एटीपी, केमिस्ट्री का हो, फिजिक्स का हो, बायो का हो, सारे एटीपी 40 मार्क्स के। ठीक है जी। और ये एटीपी आपको 1 आवर में कंप्लीट करना है मेरे बच्चे, और ये एटीपी भी 1 आवर, यहां टाइम बराबर है, और ये आपको कंट्रीब्यूट करता है 20%। 20%। So this is how 100% of your grade is distributed. 30 to the MCQ, 50 to the theory and 20 to the ATP paper. अब सवाल जहन में आ रहा होगा, नहीं बेटा वेटेज कम नहीं है, सवाल आ रहा होगा कि सर फिर तो अब कौन सा सिस्टम ऑप्ट करना ज्यादा फिर लग रहा है लॉजिकल? अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट ने कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करना ज्यादा लॉजिकल लग रहा है आपको? ऑब्वियसली आपको नजर आ रहा है कि इसमें आपको टाइम ज्यादा मिलेगा, तो यू वुड गो विद दैट। लेकिन आप, क्या रीजन है कि अब ज्यादातर स्कूल्स कराची में दे आर शिफ्टिंग फ्रॉम दिस सिस्टम टू दिस सिस्टम? वो क्यों उल्टा कर रहे हैं? आपको लग रहा है कि इस वाले पे जाना बेहतर है, लेकिन वो इस वाले पे जा रहे हैं। रीजन इज कि बेटा इसका डिफिकल्टी लेवल कम, यहां जो डिफिकल्टी लेवल है ना वो काफी कम। जो आईजीसीएसई सिस्टम का जो डिफिकल्टी लेवल है वो काफी कम है। यानी जब मैं आपको पास पेपर्स कराता हूं तो मैं दोनों कराऊंगा, आपको आईजीसीएसई वाले पास पेपर्स भी कराऊंगा, जीसीएसई वाले पास पेपर्स भी कराऊंगा। तो आप देखेंगे कि जीसीएसई वाला पास पेपर अगर मैं आपको थ्योरी का कोई करा रहा हूं, 1 आवर 15 मिनट का पेपर है ना, 50 मिनट में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ज्यादातर थ्योरी के पेपर में क्या है, क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ज्यादातर आंसर 80 में से 40 मार्क का जो पेपर है वो 1 वर्ड 1 लाइनर, 1 वर्ड 1 लाइनर, 1 वर्ड 1 लाइनर। जबकि जब आप इधर आ रहे हैं तो यहाँ 80 मार्क्स का जो पेपर है इसमें 3 लाइंस 4 लाइंस के आंसर मौजूद हैं, क्वेश्चंस भी टेढ़े हैं, थोड़ा इंटरप्रेट करना मुश्किल होता है, तो यहाँ डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है। दैट इज व्हाई यू आर गिवन मोर टाइम। और यहाँ डिफिकल्टी लेवल काफी कम है, दैट इज व्हाई लेस टाइम इज गिवन। और इसी वजह से ज्यादातर स्कूल्स इस पे शिफ्ट हो रहे हैं, बड़े स्कूल्स। क्यों? क्योंकि इस सिस्टम में रिजल्ट्स जो है ना वो एवरेज बच्चों के नीचे आते हैं, लेकिन इस सिस्टम में एवरेज बच्चा भी अच्छा रिजल्ट ले आता है। ठीक है ना? तो बीइंग अ स्कूल, बीइंग अ प्रिंसिपल, मैं सोचूंगा मेरा रिजल्ट अच्छा है। जब मैं रिजल्ट शो करूं तो ए स्टार नजर आ रहे हो, तो इसलिए बहुत सारे स्कूल अब आईजीसीएसई पे शिफ्ट हो रहे हैं ओ लेवल्स के अंदर, ताकि उनका एवरेज रिजल्ट बेहतर हो जाए। ठीक है जी। तो अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ऑप्शन आपके हाथ में होगा एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, और अगर आप प्राइवेट नहीं है तो फिर जो आपका स्कूल है उसी के ऊपर आप जाएंगे। तो सर कौन से सिस्टम पे जाना बेहतर होगा? हाँ भाई, कौन से सिस्टम पे जाना बेहतर होगा बताइए? आईजीसीएसई पर। यहाँ डिफिकल्टी थोड़ी ज्यादा है और यहाँ डिफिकल्टी काफी काफी कम है जी। सॉरी, तैयारी पे भी बहुत अच्छी बात है, ये कॉन्फिडेंट बात हुई। तैयारी पे डिपेंड करता है भाई, मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको पढ़ते हुए पता ही नहीं चलेगा कौन सा मुश्किल है कौन सा आसान। ठीक है ना? लेकिन रियलिटी चेक यही है कि जो क्वेश्चंस आपको यहां मिलते हैं आईजीसीएसई सिस्टम में वो काफी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। यानी अगर आपने पढ़ा हुआ है तो स्ट्रेट अवे आप कर ले, और यहाँ है अगर आपने पढ़ा हुआ भी है ना तो यू स्ट्रगल। लेकिन अगर आपने तैयारी उसी हिसाब से की है पूरे साल, तो दैट इज समथिंग विच वी आर लुकिंग फॉर। अब फायदा ये होता है, तो वाई आर वी पीपल ऑप्टिंग फॉर दिस? बिकॉज अगर आपने ए लेवल्स करना है तो ए लेवल्स के साथ जो सिस्टम ज्यादा अलाइंड है वो ये वाला। अगर आपने ए लेवल्स करना है तो ए लेवल्स के साथ जो सिस्टम बेटा ज्यादा अलाइंड है ना वो ये वाला है, जीसीएसई सिस्टम, जिसे आप ओ लेवल्स कहते हैं। मैं ज्यादा डिटेल में जाए बगैर ऊपर ऊपर की बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कंफ्यूजन हो जाए कि पहले दिन सिलेबस पढ़ने आए थे, ये तो पता नहीं जीसीएसई आईजीसीएसई पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं। ठीक है ना? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये तो आपको पिछले साल ही पता होना चाहिए था, लेकिन पिछले साल अगर नहीं पता था तो अब चूंकि जब दो ऑप्शंस हैं आपके पास तो यू कैन गो विद द बेटर वन।
जो भी आपको लगता है रिलेटिव। तो अगर आपने ए लेवल्स करना है तो ए लेवल्स के साथ ज्यादा अलाइंड ये वाला। अब अगर आप किसी भी एक सीजन टीचर के साथ पढ़ते हैं तो पढ़ते हुए आपको कुछ नहीं पता चलता, क्यों? क्योंकि दोनों का कंटेंट एग्जैक्टली सेम है। मेरे मंडे वाली क्लास में, मेरे ख्याल में मैंने खोला हुआ होगा लिंक, अगर नजर आ जाए मुझे, मंडे वाली क्लास में मैंने दिखाया भी था कि दोनों का सिलेबस एग्जैक्टली सेम है। आए मैं सिलेबस दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपका 5070 जो है, ये आपका ओ लेवल है, जीसीएसई सिस्टम है। इसका सिलेबस कंटेंट आपको दिखाते हैं। जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं ये भी अपनी स्क्रीन पे देखिएगा, ठीक है। अ, 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 ये देखिएगा इसका सिलेबस ओवरव्यू। जरा टॉपिक्स पे वैसी एक नजर मार लें, ये आपके ओ लेवल्स के टॉपिक है, ठीक है। तो ये आपके ओ लेवल्स के अपडेटेड टॉपिक हैं। मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूं कि दोनों सिस्टम को हम साथ क्यों केटर करते हैं, क्योंकि दोनों का सिलेबस कंटेंट एग्जैक्टली सेम है। अब आप देखिए, यहाँ स्टेट्स ऑफ मैटर है और आखिर में जाके एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, स्टिशियोमेट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब 2 मिनट के लिए अगर आपको मैं दूसरे सिस्टम पे ले जाऊं, तो ये देखिए, ये आईजीसीएससी आ गया, इसका कोड देखें, चेंज 0620 कोड है, ठीक है जी। और अगर आप इसका कंटेंट देखेंगे तो आपको इसका कंटेंट भी लगेगा मैंने कॉपी पेस्ट कर दी। गौर से देखिए, ऑनलाइन वाले बच्चों गौर से देखिएगा कंटेंट, ताकि डे वन से कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, दरमियान में आते सर आप कौन सा वाला सिस्टम पढ़ा रहे हैं भाई। ये देखिए, स्टेट्स ऑफ मैटर, एक्सपेरिमेंटल, ऑर्गेनिक, मेटल्स, पीरियोडिक टेबल, केमिकल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, स्टिशियोमेट्री। तो सिलेबस कंटेंट दोनों का एग्जैक्टली सेम है। एक्चुअली डिफरेंस कहां आ रहा है? पेपर डिफिकल्टी में, बस पेपर डिफिकल्टी में डिफरेंस आ रहा है। और अगर मैं इन डेप्थ चला जाऊं तो बास टॉपिक्स की जो डिटेल्स है उनमें डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जैसे आईजीसीएसई सिस्टम में वाटर का टेस्ट है, आप में जो जीसीएसई में नहीं है इतने, ये लेकिन ये मेरा काम है कि मैं वो उसको केटर कर लूं, आप इतनी माइन्यूट डिटेल में नहीं जाएंगे। तो इसलिए क्लासेस आईजीसीएसई प्लस जीसीएसई की कंबाइन होंगी। रीजन आपके सामने है, दोनों का सिलेबस कंटेंट बेटा एग्जैक्टली सेम होता है। डिफिकल्टी लेवल कहां चेंज होगा? पेपर में। और अब हम कैसे उसको मैनेज करेंगे बेटा? वी विल बी सॉल्विंग पास्ट पेपर्स एंड वर्कशीट्स फ्रॉम बोथ। जो वर्कशीट बनेगी वो कंबाइंड वर्कशीट है, कंबाइंड वर्कशीट है। तो आपको इस बहस में पढ़ना ही नहीं है, आपने बस तैयारी करनी है अपने कंटेंट की। फिर जो भी सिस्टम के लिए आप ऑप्ट कर रहे हैं, यू विल बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट सिस्टम। बात समझ में आ रही है बाजी? इतना गुस्से में क्यों लग रही है? ठीक है, अच्छा नहीं, मुझे लगा कुछ मार देंगे बोतल को, नीचे रख दो, डर लग रहा है। इतनी शाइनी बॉटल है, रिफ्लेक्शन आ रही है आंखों में, ऊपर से आप ऐसे देख रहे हो, मुझे चश्मा वश्मा भी उतार के रख दिया है। कोई मारने वारने का ज्यादा तो नहीं है भाई? हाँ, डरता हूँ भाई मैं। बहरहाल, अच्छा बेटा, यहां तक ऑनलाइन वालों, आर यू विद मी? हसनैन, आमना, एवरीबडी एल्स, जैनब, शहीद, अबीरा, जोहा इज ऑनलाइन, आर ऑनलाइन स्टूडेंट्स विद मी? क्लियर है यहां तक हम लोग? तो ये तो हो गया क्लास का दूसरा हिस्सा। पहला हिस्सा क्या था? अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ योर टीचर। सेकंड हिस्सा क्या था? सिलेबस कंपैरिजन, सर या जो बोर्ड कंपैरिजन है। अब तीसरा और सबसे अहम हिस्सा, और उसके बाद क्वेरीज है बेटा। तीसरा और सबसे अहम हिस्सा है आपके सिलेबस कंटेंट को हम कवर कैसे करते हैं, हमारी क्या स्ट्रैटेजी है, हम कैसे करते हैं। तो याद रखें, इससे पहले कि मैं सिलेबस कंटेंट पे चला जाऊं, आपको मैं ये बात अल्लाह ताला के भरोसे पर कह रहा हूं और पूरे वसूख से कह रहा हूं, और ओवर द इयर्स इस बात को बच्चों ने प्रूव किया टूवर्ड्स द एंड जाकर। और वो क्या, कि अगर आपको केमिस्ट्री से डर लगता है या डर लगता था, तो बेटा ये आपका, वो जितना टाइम आपने केमिस्ट्री से डरते हुए गुजारा ना, बस वो गुजर गया। ये साल आपका ऐसा नहीं होगा। मैं ये तो नहीं चाहता कि आपको आपको दूसरे सब्जेक्ट मुश्किल लगे, लेकिन ये होगा कि तुम अपने मुंह से कहोगे कि सर फिजिक्स थोड़ा मुश्किल है, या बायोलॉजी थोड़ी लंबी है, या मैथ में काम बहुत करना पड़ता है, सर केमिस्ट्री हो रही है, सर केमिस्ट्री हो रही है। क्यों? मिनिमम एफर्ट के साथ। सबसे, मुझे नहीं पता आप में से कौन ए स्टारर वाला बच्चा है, कौन डिस्टिंक्शन वाला बच्चा है, कौन सी ग्रेडर है, कौन डी ग्रेडर है, वो तो वक्त बताएगा आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन याद रखना कि सबसे कम एफर्ट डालकर अगर ए स्टार ला सकते हो तो वो केमिस्ट्री में ही ला सकते। ये मैं आपको रिटर्न में लिख कर दे सकता हूं। आप इसको पूरे साल टेस्ट करें, आप जितनी मेहनत फिजिक्स में करें उसकी आधी करें केमिस्ट्री में, आपका ग्रेड बेहतर आएगा फिजिक्स से, आपका ग्रेड बायोलॉजी से बेहतर आ जाएगा केमिस्ट्री में। ये कॉन्फिडेंस बिलीव पैदा करना जरूरी है, क्योंकि केमिस्ट्री शुरू में बहुत डरावनी लगती है। जब शुरू होगा ना तो काफी डरावना एक्सपीरियंस होगा, काफी चैलेंजिंग एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि पीछे कुछ आता नहीं।
लेकिन थोड़ा सा ये बिलीव भी रखना है, और जैसे जैसे कहानी आगे चलती चली जाएगी वैसे वैसे आपकी कनेक्टिविटी बेहतर होता। ये है कि केमिस्ट्री में ना कंसेप्ट्स आर इंटरकनेक्टेड। तो जब शुरू में आप पढ़ रहे होते हैं, आपने लेट से एक कंसेप्ट पढ़ा, अब एक कंसेप्ट को पढ़ने के बाद आपसे वर्कशीट पूरी सॉल्व नहीं हो रही, आपको लगता है ये तो मुझे आ ही नहीं रहा। लेकिन जब आप कंसेप्ट पढ़ते चले जाओगे, क्योंकि असल में होता है ये इंटरकनेक्टेड कंसेप्ट होते हैं। अब आपने एक कंसेप्ट पढ़ा है अभी, लेकिन जब क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसमें कोई और कॉन्सेप्ट भी यूज हो रहा है, तो इवेंचुअली क्या होता है, आप आधी बात समझ पाते हो, आधी बात समझ में नहीं आती। तो याद रखें, केमिस्ट्री जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे वैसे वैसे मुश्किल नहीं होगी, वो इजी हो जाएगी। और केमिस्ट्री का ज्यादातर पार्ट कॉमन सेंस से ही हल हो जाएगा। जिसके पास कॉमन सेंस है ना, सी फॉर कॉमन सेंस, सी फॉर केमिस्ट्री, आधी केमिस्ट्री कॉमन सेंस है। अगर आपकी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ठीक है तो केमिस्ट्री के ज्यादातर एग्जांपल्स और कंसेप्ट्स आपको कॉमन सेंस से ही समझ में आ जाएंगे, रादर देन के बहुत कोई टेक्निकल डिटेल में जाने की जरूरत पड़े। इज दैट क्लियर? तो ये बिलीफ रखकर चल रहे हैं बच्चों कि केमिस्ट्री में मिनिमम एफर्ट के साथ आपको ग्रेड मिलना चाहिए। अगर आप, मैं ये नहीं कहता कि हर बच्चा डिस्टिंक्शन ला कर दे, हर बच्चे का पोटेंशियल लगे, आई एम वेरी रियलिस्टिक इन दिस अप्रोच, कि अगर मछली को नहीं कहा जाता कि आप दरख्त चढ़े, लेकिन अगर आपका पोटेंशियल सी ग्रेड वाला है तो बी तो लाओ, अगर आपका पोटेंशियल यू ग्रेडर का है तो पास तो हो जाओ, अगर आपका पोटेंशियल ए वाला है तो ए स्टार लाओ। इतना तो करना है ना, और वो वक्त के साथ पता चलेगा। डिसिप्लिन रहोगे। देखो, कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे अम्मा अब्बा आके मैं बात करूंगा, कोई जरूरत नहीं है 5-5 घंटे पढ़ने की, ये टीचर्स से आप कम सुनते हैं। आप O3 में आ गए घर में, अब बेटा सीनियर बैच में आ गए, अब रोज पढ़ना है 8-8 10-10 घंटे, नहीं नहीं भाई, जरूरत ही नहीं है। 8-8 10-10 घंटे तो डॉक्टर बनते हुए पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, ये तो O लेवल है भाई। आपको कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, जहां आप लोग फंसते हैं। मसला क्या है कि आप जब पढ़ने बैठते हैं, एग्जाम करीब है, टेस्ट करीब है, 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है, नल्ला है, नलिफाई हो जाएगा ये। आपको कंसिस्टेंटली, मैं आपको रिटर्न में देने को तैयार हूं, आप रोज घड़ी देखकर 15 मिनट पढ़ें, बस 15 मिनट आप केमिस्ट्री को टाइम दें रोज, बस, ये मोर देन नफे से ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मसला ये होता है कि 15 मिनट भी नहीं होते आपके पास। अब जब वो डेली के 15 मिनट जमा होंगे तो एक महीने में कई घंटे हो जाएंगे, जाहिर है फिर आप पीछे हो जाओगे। आप घड़ी देखें, 15 मिनट खत्म हो, उड़ जाए, बस किताब बंद। लेकिन ये 15 मिनट डेली देंगे, दैट वुड बी मोर देन इनफ फ्रॉम डे। आप देखो अर्ली बैच हो गए, मैं लास्ट टाइम भी बता रहा था कि जो हमारे हर साल के जुलाई के बैचेस होते हैं, इनके सिलेबस में कई कई टॉपिक 3-3 बार रिवाइज हो जाते हैं। सिलेबस प्रॉब्लम नहीं है, आपका सिलेबस डेडलाइन जो है फरवरी तक आते आते, मिड ऑफ फरवरी तक आते आते, ऑलमोस्ट सारा सिलेबस स्क्रैच से स्टार्ट करके मिड ऑफ फरवरी तक आते आते हमारा 90% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, मेजर टॉपिक सारे पूरे हो जाते हैं। फिर या तो रिवीजन या कुछ छोटे टॉपिक्स चल रहे होते हैं, और वो भी फरवरी के एंड या मार्च के फर्स्ट वीक तक खत्म हो जाते हैं। आखिरी 1-1.5 महीना तो होता ही सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। तो सिलेबस कंटेंट मसला नहीं है, ठीक है, रिवीजन भी मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग होती है, रिकॉर्डेड बैकअप भी मिलेगा, हर एक रिसोर्स मिलेगी, वर्कशीट्स भी मिलेंगी, पास पेपर्स भी मिलेंगे, असाइनमेंट भी मिलेंगे। भाई करने वाले बन, मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। टीचर की तरफ से पूरी टीम लगी हुई है, वो बेचारा अम्मा अब्बा को कह रहा है आज आपका बच्चा नहीं आया, आपका बच्चा रेगुलर नहीं है, अम्मा अब्बा कह रहे हैं हाँ सो गया था आज। भाई ये कौन सी कंसिस्टेंसी है? इंसान के बच्चे घरे के बच्चे हो गए, तुम्हें पता था क्लास से सो रहे हो। ये कंसिस्टेंसी चाहिए, और खास तौर पे जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनको, बेटा मैंने लास्ट क्लास में भी किसी को कहा था कि अगर आप देखो मेरे साथ जुड़ रहे हो, किसी भी टीचर के साथ जुड़ रहे हो, तो आप खुद अपना पाँव एक दूसरी कश्ती में रख रहे हो, स्कूल की कश्ती के साथ, तो मैनेज भी आपने करना है। ये कोई बहाना नहीं एक्सेप्टेबल है कि सर वो स्कूल में एग्जाम चल रहे हैं ना सर, तो सर वो जरा ना आपकी क्लासेस में नहीं आऊंगा, जूता पड़ेगा। 2 क्लासेस पर वीक में होती है, 2 क्लासेस में अच्छा खासा कंटेंट कवर होता है, तो मेरे भाई तुम क्लास कैसे मिस कर सकते? तो इस साल मैंने पिछली क्लास में मेंशन किया था कि रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो आपको मिलती हैं, लेकिन इस दफा रिकॉर्डिंग का जो एक्सेस मिलेगा बच्चों को, इन केस यू मिस द क्लास, वो सिर्फ उसी वक्त मिलेगा जब आपके पेरेंट्स की तरफ से इस बात की कंफर्मेशन आए प्रायर कि भाई बच्चा हमारा नहीं आ पाएगा, क्या सर आप उसे रिकॉर्डेड बैकअप प्रोवाइड कर देंगे? वरना हम फ्री हैंड रिकॉर्डेड बैकअप देते रहे, लेकिन हमें अंदाजा ये हुआ कि उसमें बाज बच्चे, सारे नहीं, यकीनन आप अच्छे अच्छे बच्चे होंगे, ज्यादातर बच्चे ऐसे निकल आए उसमें, क्या वो रिकॉर्डिंग तो मिल जाती है, चलो आज आज J. पे सेल लगी है, आज क्लास छोड़ देते हैं, आज बिरयानी खाने के लिए दूर जगह चले जाते हैं तो आज भी क्लास छोड़ देते हैं, आज दिल नहीं चाह रहा आज क्लास छोड़ देते हैं।
तो ये वाला एटीट्यूड इज नॉट बेरेबल, और इसीलिए मेरे बच्चे आपको रिकॉर्डेड बैकअप बिल्कुल मिलेगा, आपके लिए तो होता है वो, लेकिन उसकी स्क्रूटनी की जाएगी कि क्लास क्यों मिस हुई और उसके बाद देना है या नहीं। ठीक है जी, ये तो हो गई आपके उसकी बात। अब आ जाए सिलेबस ओवरव्यू पर। देखो सिलेबस जो मैं तुमको दिखाया, अब ये भी मैं आपको बता दूं कि हम इस सिलेबस को डिवाइड करके पढ़ते हैं, और चूंकि ये डिवीजन मैं पिछली क्लास में लिख चुका हूं तो मैं तुम लोगों को डायरेक्टली अभी डिटेल्स दिखा दूंगा। हम केमिस्ट्री के सिलेबस को 4 हिस्सों में 4 सेक्शन में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ये सेक्शन बुक में नहीं है, ये सेक्शन किसी ने, ये सेक्शन हमने खुद ही बनाया। और ये सेक्शनिंग का फायदा क्या होता है मेरे बच्चे, कि डे 1 से आपको सिलेबस कंटेंट की क्लैरिटी आ जाती है, और डे 1 से आपको ये पता होता है कि अब ये वाला सेक्शन चल रहा है, इसके बाद ये वाला बाकी है, ये वाला सेक्शन सबने बताया था कि चैलेंजिंग है, ये वाला इजी है, ये वाला स्कोरिंग है, ये वाला लेस स्कोरिंग है। तो प्लान करना बहुत जरूरी है, प्लानिंग करने का हुक्म मिलता है कि प्लान किया जाए। तो प्लानिंग ब्लंटली ब्लाइंडली नहीं होती कि बस कूद गए समंदर में, तैरना सीख कर कूदना है, कूदने के बाद नहीं तैरना सीखे फिर तो डूब जाएंगे। तो इसलिए मेरे भाई, आपके केमिस्ट्री के सिलेबस में 4 सेक्शन होंगे बच्चों। ऑनलाइन वालों की में 3 बच्चों ने रिस्पॉन्स दिया है, बाकी बच्चों बेटा इट्स लाइव क्लास, ठीक है ना, प्लीज यस और नो करने में ऐसा नहीं होगा कि जनाब कोई कयामत आ जाएगी। मेरे बच्चा पहला सेक्शन जो हमारा केमिस्ट्री का होगा, याद रखिए हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल स्क्रैच से। इट डजेंट मैटर कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता, सी व्हाट इज केमिस्ट्री से स्टार्ट होगा। तो इससे ये जो होता है ना सर, वो हमने जंप किया था, हमने 2 साल से कुछ पढ़ा नहीं है, क्या हमें समझ में आ पाएगा? अरे भाई क्यों नहीं आ पाएगा, आप अच्छे इंटेंट से बैठोगे तो क्यों नहीं आएगा। तो बेटा पहला सेक्शन कौन सा है बच्चे, बेसिक केमिस्ट्री का। ये गुस्सा इधर से इधर शिफ्ट हो गया, थोड़ा पार्टिसिपेट कर ले। कौन सा सेक्शन है बेटा पहला, बेसिक केमिस्ट्री का। दूसरा सेक्शन मेरे बच्चे हमारा होगा एनालिटिकल केमिस्ट्री का। प्लीज आई वांट एवरीबॉडी टू नोट दिस डाउन, ठीक है। जो बच्चे भी क्लास में मौजूद हैं, आपको रजिस्टर पर, नोटबुक पर ये प्लान, सिलेबस डिवीजन डे 1 पर सबके नोटबुक पर होनी चाहिए। और याद रखें पूरे साल सारा काम रिटन होगा, तो इसलिए केमिस्ट्री के लिए प्रॉपर रजिस्टर बनाएंगे। ऐसी डायरी काफी नहीं होगी, फिर वो चेंज करनी पड़ेगी, आगे पीछे हो गई तो नोट्स आगे पीछे हो जाएंगे। इसलिए यू वांट टू हैव अ रजिस्टर रफली ऑफ 500 पेजेस तकरीबन, और पूरे साल काम करवाया जाएगा, लिखवाया जाएगा। एंड आई डोंट वांट कि आप केमिस्ट्री का काम भी उसी में कर रहे हैं, बायो का काम भी उसी में कर रहे हैं, मैथ का काम भी उसी में कर रहे हैं, लव लेटर भी उसी में लिख रहे हैं, कसीदे भी उसी में लिख रहे हैं, और जनाब अली हाथ गंदा हो गया उसी में से पेपर फाड़ के हाथ साफ कर रहे हैं। तो ये नहीं चाहिए, ठीक है। प्रॉपर आपके रजिस्टर्स बनेंगे और उन रजिस्टर्स पर आप साफ सुथरा काम करेंगे। क्लास में मैं भी काम करूंगा और आप मेरे साथ साथ काम करेंगे, ठीक है। ऑनलाइन वालों, आप लोगों से भी बहुत सारे ऑनलाइन वाले बच्चे जरा शशके में आईपैड पे लिख रहे हैं, स्क्रीनशॉट के स्क्रीनशॉट कर रहे हैं। तो इसलिए याद रखें ऑनलाइन वाले बच्चों, आपने भी अपना रजिस्टर मेंटेन करना है, और जो क्लास में काम होगा उसे साथ साथ नोट डाउन करना है। तो पहला सेक्शन है बेटा बेसिक केमिस्ट्री, दूसरा है एनालिटिकल केमिस्ट्री, तीसरा सेक्शन है बेटा हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड लास्ट है बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये 4 सेक्शंस में हम सिलेबस को डिवाइड करके पढ़ेंगे, 4 सेक्शंस में, बेसिक, एनालिटिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। और इन सेक्शंस में कौन से टॉपिक्स आएंगे ये डिटेल्स क्योंकि मैं ऑलरेडी लास्ट क्लास में लिख चुका हूं, तो मैं डायरेक्टली आपको दिखा देता हूं, आप वहां से कॉपी कीजिएगा। तो टोटल सिलेबस कंटेंट आपके सामने आ जाएगा कि हम सिलेबस कंटेंट में कितना बड़ा कंटेंट है और हम उसे किस सीक्वेंस में कवर करने वाले हैं। अच्छा, बेसिक को हम बेसिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस सेक्शन में वो चैप्टर्स होंगे जो केमिस्ट्री के बेसिक फाउंडेशंस है, केमिस्ट्री के वो चैप्टर्स है जो आपने क्लास 9th और 10th में पढ़े होते हैं और आप भूल गए होते। फिर उसके बाद एनालिटिकल केमिस्ट्री में वो वाले कॉन्सेप्ट हैं जो लैब ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स हैं या मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये एक्चुअली सबसे ज्यादा चैलेंजिंग पार्ट है, ठीक है जी। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आपने शायद नाम सुना होगा, हाइड्रोकार्बन की केमिस्ट्री होती है, काफी इजी सेक्शन होता है ये। तो अगर आप इंडिविजुअल डिटेल्स की बात करें तो हियर कम्स द इंडिविजुअल डिटेल्स, प्लीज नोट दिस डाउन एवरीबॉडी। So we have got 8 chapters in the first section. Everybody, please note this down. We have got 8 chapters in the first section of basic chemistry. और ये चैप्टर्स की सीक्वेंस क्या है, स्टार्टिंग विद पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर, जिसे स्टेट्स ऑफ मैटर लिखा गया था, पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर है। देन वी हैव एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, जाइंट स्ट्रक्चर। ये तीनों चैप्टर्स का एक कंबाइंड यूनिट है पूरा, इसलिए मैंने इन तीनों को हाईलाइट किया हुआ है। सो वी हैव गॉट पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर, देन वी हैव गॉट
एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, जाइंट स्ट्रक्चर्स, आप ये सारे चैप्टर्स अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके होते हैं, ठीक है। अलबत्ता आता क्या कितना है वो पता चलेगा। उसके बाद वी हैव गॉट एनर्जी फ्रॉम केमिकल्स, एनर्जी फ्रॉम केमिकल्स। आप कुछ नोट करने के लायक नहीं हो गया? आपको क्या लगा सर आएंगे क्लास में बोलेंगे ढिंग का चिक्का ढिंग का चिक्का, क्या होगा? क्या 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 वो बताओ बताओ। कोई स्नैक वगैरह लगाएंगे यहाँ पर, समोसा चलेगा? तो वो आएंगे सर, बताएंगे क्या क्या है, क्या पढ़ाएंगे। अच्छा नहीं, अच्छा चलो अभी तो नियत कर लो। ठीक है, तो बात समझ आ रही है यहाँ तक हो गई है। तो पार्टी देखो, प्लान टू हैव अ गुड प्लान ना, ये आपका पहला स्टेप है टुवर्ड सक्सेस। तो ये प्लान जब आपके डे वन पर से आपको पता होता है, आप अपने आप को भी बहुत अच्छे से ट्रैक कर सकोगे, टीचर को भी ट्रैक कर सकोगे कि कितना सिलेबस कंटेंट हो गया, कितना रह गया। तो मेरे बच्चे, आपके पास 8 चैप्टर्स आ रहे हैं बेसिक केमिस्ट्री के अंदर। अगेन मैं नाम पढ़ देता हूं सारे। पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, giant structures. Then we have got energy from chemicals. We have got speed of reactions, reversible reactions, and redox reaction. मोबाइल में ही नोट कर लो, कम से कम पिक्चर ही ले लो, क्योंकि बाद में तो नोटबुक में बना लोगे ना। क्योंकि ये देखो, ये बुक की सीक्वेंस नहीं है बेटा, ये बुक की सीक्वेंस में नहीं है टॉपिक्स, ये हमारी सीक्वेंस बुक से थोड़ी सी अलग होगी बेटा। ऑनलाइन वाले बच्चे नोट डाउन कर रहे हैं, आमना एंड एवरीबॉडी एल्स, जोहा, अरसलान, चल। तो ये हमारे पास 8 चैप्टर्स आ गए बेटा बेसिक केमिस्ट्री के। उसके बाद वी हैव गॉट 2 चैप्टर्स इन द एनालिटिकल केमिस्ट्री, व्हिच आर नंबर 1 एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स एंड नंबर 2 इज स्टिशियोमेट्री। एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स एंड स्टिशियोमेट्री, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स एंड स्टिशियोमेट्री, experimental techniques and stoichiometry. Then we have got, अब यहां देखिए मैंने स्टार भी बनाया हुआ है, actually the section to watch out. बच्चों आप में से ना बहुत सारे बच्चों ने 9th 10th में पीरियोडिक टेबल या एसिड बेस वगैरह पढ़ा हुआ होता है, और यकीन कीजिए कि अभी आपको नहीं पता कि कितने खौफनाक चैप्टर्स हैं, क्योंकि असल में एग्जाम में जो क्वेश्चन एक्चुअली डिफिकल्ट आता है, यानी अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ भी है तब भी यू माइट स्ट्रगल, वो बेटा यही सेक्शन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो दिस इज द सेक्शन, इसलिए मैंने यहाँ स्टार भी बनाया हुआ है कि दिस इज द सेक्शन टू वॉच आउट। ये सेक्शन आपने पढ़ते हुए बड़े सीरियस होकर, बड़े कंसिस्टेंट होकर पढ़ना होता है, ताकि अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे बहुत इजी है, लेकिन इस या क्योंकि असल में होता क्या है बच्चों, केमिस्ट्री के अंदर ज्यादातर इश्यू कब आता है बच्चों को, रिएक्शंस को सोचकर, केमिकल फॉर्मूलाज को सोचकर, केमिकल इक्वेशंस को सोचकर, और ये पूरा सेक्शन इसी बारे में। केमिकल रिएक्शंस भी इसी में भरे हुए हैं, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल फॉर्मूलाज, ठीक है। तो इसलिए बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस वगैरह, तो सारा कुछ इसी सेक्शन में सबसे ज्यादा आता है। तो दिस इज द सेक्शन जो कि बहुत ही तगड़ा सेक्शन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड देन फाइनली वी हैव कम टू ऑर्गेनिक वन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो, ऑल्दो कि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में इसका हवा बना होता है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा असल में नहीं है। ऑर्गेनिक काफी आसान है, बस पढ़ना पूरा है। ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम ये आती है कि ऑर्गेनिक में हर एक कंसेप्ट अगले कंसेप्ट से जुड़ा हुआ है। अगर आप दरमियान से एक भी क्लास स्किप कर लेते हैं तो आपकी चेन ब्रेक हो जाती है, एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम कम्स। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक सेक्शन के अंदर कि आप ऑर्गेनिक पूरी की पूरी, कोई भी आपकी रीजन है उसको अवॉइड करके ऑर्गेनिक पूरा लाइव अटेंड करें। ऑर्गेनिक की जब लाइव क्लासेस हो रही होती है, एक अलग ही माहौल होता है क्लास के अंदर। और YouTube चैनल पे भी अगर आप जाएंगे तो ऑर्गेनिक की जो लेक्चर सीरीज है, वन ऑफ द मोस्ट व्यूड लेक्चर सीरीज है, क्योंकि जो बच्चे अनफॉर्चुनेटली हमसे नहीं पढ़ रहे होते, जब वो लेक्चर्स जाके देखते तो उन्हीं का फीडबैक आता है कि सर इस ऐसे पढ़कर लगा कि ऑर्गेनिक आसान है, वरना अदरवाइज ऑर्गेनिक बहुत मुश्किल लगती है बच्चों को पढ़ने में। तो पढ़ने का तरीकेकार ऐसा है कि जिससे ऑर्गेनिक आपके थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाती है। सो वी हैव गॉट एक्सपेरिमेंटल टेक्निक एंड स्टोइचियोमेट्री हियर बच्चों, एंड देन वी हैव गॉट पीरियोडिक टेबल, मेटल्स एंड रिएक्टिविटी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, कोई वर्ड समझ में ना आ रहा तो पूछ लीजिएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो ये 5 चैप्टर्स हमारे पास यहां पर आ जाते हैं। और उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स, एल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कोई वर्ड समझ में ना आ रहा हो तो पूछ लीजिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एस्टर्स, and finally macromolecules,
फाइनली मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो अगर आप काउंटिंग देखेंगे तो 8 चैप्टर्स यहां पर हैं, दो चैप्टर्स यहां पर हैं, एंड वी हैव गॉट 5 चैप्टर्स इन ईच ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सेक्शन। दैट गिव्स अस द टोटल ऑफ 20 चैप्टर्स। तो केमिस्ट्री के अंदर अगर आप चैप्टर वाइज चलोगे तो टोटल 20 चैप्टर्स हैं। और इस तरह से अब पढ़ेंगे कैसे? सबसे पहले बेसिक केमिस्ट्री पूरी पढ़ाई जाएगी। सबसे पहले बच्चों वी विल कवर बेसिक केमिस्ट्री कंप्लीटली। बेसिक केमिस्ट्री के 8 चैप्टर्स पूरे पढ़ाए जाएंगे। इस पढ़ते हुए आपने मेक श्योर करना है कि आपका केमिस्ट्री का रिदम बन जाए, आपकी केमिस्ट्री का डिसिप्लिन बन जाए, आपको समझ आ जाए कि टीचर किस पेस से पढ़ा रहा है, आपको ये समझ आ जाए कि वर्कशीट कैसे सॉल्व करनी है, आपको थोड़ा सा केमिस्ट्री का नो हाउ डेवलप हो जाए। उसके बाद वी विल जंप टू दिस सेक्शन, स्टेशियोमेट्री करेंगे, फिर उसके बाद इनऑर्गेनिक आदि करेंगे, फिर ऑर्गेनिक पूरी करेंगे, फिर बाकी इनऑर्गेनिक करेंगे। तो इस तरह की डिवीजन रहेगी। पहले बेसिक केमिस्ट्री, फिर ये वाला चैप्टर, फिर यहां से आधी इनऑर्गेनिक, फिर पूरी ऑर्गेनिक, और आखिर में जो है वो इनऑर्गेनिक के बचे हुए चैप्टर्स। और सबसे आखिरी चैप्टर जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, क्योंकि ये चैप्टर एटीपी में ज्यादा आता है, और एटीपी की जो क्लासेस है वो एक्सक्लूसिवली फरवरी के बाद शुरू होती है। तो एटीपी क्लासेस में ये चैप्टर डिस्कस होता है पर्टिकुलरली इन डिटेल। तो पहले बेसिक केमिस्ट्री होगी, उसके अलावा फिर इनऑर्गेनिक का सेक्शन, फिर ऑर्गेनिक पूरी, और बाकी इनऑर्गेनिक बाद। खुलासा ये कि अब इसमें एक प्रॉब्लम आता है जहन में बच्चे के कि सर आप तो पढ़ा रहे हैं बेसिक से, अगर हम स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल वाले तो यहां से शुरू करेंगे, ये सब पहले पढ़ाएंगे, तो फिर हम कैसे कोप अप करेंगे? तो एज अ फेवर, हालांकि देखो भाई स्कूल में क्या करा रहे हैं वो स्कूल वालों की जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा। लेकिन अगर आप मेरे पास पढ़ रहे हैं तो जितना मैं आपको सपोर्ट कर सकता हूँ मैं कर देता हूँ, कि जब हम बेसिक केमिस्ट्री कर रहे हैं, कोई और के पार्ट कर रहे हैं, और आपके स्कूल में फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिक पढ़ाई जा रही है, तो मैं आपको ऑर्गेनिक के रिकॉर्डेड लेक्चर्स लास्ट सेशन के दिलवा दूंगा, जुल्करनैन आपको दे देंगे, और आप फिलहाल अपने स्कूल के लिए उसको एज ए रिसोर्स यूज करके अपने कंसेप्ट को समझ सकते हैं, और फिर जब दोबारा हम लाइव क्लास में पढ़ेंगे दोबारा पढ़ लीजिए। समझ आ रही बात? तो वो रिसोर्स अवेलेबल कर दिया जाता है जस्ट टू मैनेज योर स्कूल के जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं अंडरस्टैंडिंग के। ठीक है जी, इज दैट क्लियर? तो ये बच्चों सिलेबस की डिवीजन हो गई। अब बहुत ही जो आखिरी चीज है जिसको हम रोड मैप कहते हैं, वो रोड मैप समझ लें मेरे बच्चे। हर क्लास में पहले लेक्चर है केमिस्ट्री के लिए, नॉट ओनली मी, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी सीजन टीचर तुम्हें कहेगा टेक्स्ट बुक लेने को। केमिस्ट्री में टेक्स्ट बुक इज लीस्ट हेल्पफुल, क्योंकि टेक्स्ट बुक में कंसेप्ट जैसा लिखा हुआ है एग्जाम में वैसा नहीं आता, एग्जाम में वैसा नहीं आता। इसी वजह से 9th और 10th ग्रेड जो स्कूल का होता है वहां ज्यादातर टीचर टेक्स्ट बुक से पढ़ा रहे होते हैं, और इसीलिए 9th और 10th में जो टॉपिक आपने पढ़े, अगर आप उसका पास पेपर खोल लें आपको एक भी समझ में नहीं आएगा, मेजॉरिटी क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि पास पेपर में जो कॉन्सेप्ट को पूछा जा रहा है उसका स्टाइल डिफरेंट है, और टेक्स्ट बुक तो एक सिंपल एक्सप्लेनेशन होती है। तो इसलिए केमिस्ट्री में टेक्स्ट बुक आप ले सकते हो, केमिस्ट्री बाय मेटल्स आई वुड रिकमेंड, केमिस्ट्री बाय मेटल्स आप ले लो अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़ने वाले बच्चे हो तो। वरना आपको बेटा हर टॉपिक बिल्कुल स्क्रैच से लेक्चर डिलीवर किया जाएगा, लेक्चर को समझकर साथ साथ लिखा जा रहा होगा, लेक्चर नोट्स मैं भी लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं लिख रहा आप छाप लो खाली, ऐसा नहीं होगा। आप मेरे साथ राइटिंग करेंगे, राइटिंग करने से आपको दिमाग में डबल रिकॉल होता है, फेमिलियर हो जाते हो आपके लिखना क्या था, जो सुना था क्या वही लिखा है कि कुछ और लिख लिया है, और उससे आपकी जो आपकी केमिस्ट्री वाली लैंग्वेज है वो भी बेहतर होती जाएगी। तो लेक्चर नोट्स हो जाएंगे। उसके अलावा आपको हार्ड कॉपी जो नोट्स हैं वो एज अ कंप्लीट रिसोर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आपने अलग से कोई रिसोर्स खरीदने पे खर्चा नहीं करना। हार्ड कॉपी नोट्स भी आपको मिलेंगे, और उसमें पास पेपर्स वर्कशीट भी आपको दी जाएंगी। नॉर्मली होता था कि पास पेपर वर्कशीट जो है वो सेक्शन बाय सेक्शन मिलती थी, लेकिन इस साल से ऐसा नहीं होगा, चैप्टर बाय चैप्टर मिलेगी। जो चैप्टर कंप्लीट होगा उसकी वर्कशीट आपको मिलेगी, जो चैप्टर कंप्लीट होगा उसकी वर्कशीट आपको मिलेगी, और फिर मेरा बच्चा उस वर्कशीट के कुछ हिस्से की प्रैक्टिस हम क्लास में करेंगे, जस्ट टू गिव यू क्लैरिटी कि जो हमने पढ़ा है वो एग्जाम में कैसे आ रहा है। यानी फॉर एग्जांपल अगर एक वर्कशीट आपको, एक चैप्टर हमने पार्टिकल नेचर पढ़ा, तो पार्टिकल नेचर के 10 से 15 सवाल मैं आपको क्लास में करा दूंगा, और रिमेनिंग सवाल आप अपने होमवर्क में करेंगे। और यहां बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एंड दैट इज होमवर्क सबमिशन। जब आपको वर्कशीट दी जाएगी तो वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए नहीं दी गई है, जहाज बनाने के लिए नहीं दी गई है, बल्कि उस वर्कशीट को जब आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करके जो फिजिकल स्टूडेंट्स हैं वो जुल्करनैन भाई को सबमिट करते जाएंगे जब वर्कशीट का डेडलाइन कंप्लीट होगा। जो ऑनलाइन वाले हैं उनका जीसीआर गूगल क्लासरूम पे ग्रुप बनेगा, और उस ग्रुप पे सबमिशन होगी। सबमिशन इज मैंडेटरी टू अटेंड क्लासेस।
अगर आपका होमवर्क टाइमली सबमिट नहीं हो रहा, आपको आपके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जाएगा, एज अ शिकायत नहीं, जस्ट टू गिव देम आइडिया कि जिस बच्चे को बहुत ही ज्यादा एडमायर करते हैं कि बच्चा मेरा बड़ा पढ़ाकू है, वो बच्चा क्या करे। तो इसलिए होमवर्क इज समथिंग, क्योंकि देखो मैंने आपको क्या कहा, कंसिस्टेंसी से करना है। मैंने ये तो नहीं कहा कि 10-10 घंटे पढ़ना है, तो जो होमवर्क और ड्रिल दी जा रही है बस वो करनी, उसके अलावा कुछ भी ना करें चलेगा। तो मेरे बच्चे, उसके बाद आपके पास वर्कशीट प्रैक्टिस आ गई, और फिर उसकी वर्कशीट प्रैक्टिस क्लास में हो गई, फिर होमवर्क सबमिशन हो गया, और उसके बाद वंस द चैप्टर इज कंप्लीट यू विल हैव योर टेस्ट। टेस्ट जो है वो मंथली बेसिस पर नहीं है, बल्कि टेस्ट जो है बेटा वो चैप्टर कंप्लीशन पर है। एक महीने में 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो रहे हैं तो 4 टेस्ट आएंगे। सर कितने टेस्ट ले रहे हैं आप? ओ भाई, पहले बता रहा हूं कि जब चैप्टर कंप्लीट होगा तो टेस्ट आएगा, चैप्टर कंप्लीट होगा तो टेस्ट आएगा। तो अगर एक मंथ में 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो रहे हैं तो 4 टेस्ट आएंगे, और एक मंथ में अगर एक ही चैप्टर कंप्लीट हो रहा है तो एक ही टेस्ट आएगा। तो टेस्ट जो है वो चैप्टर के एंड पर आएगा। और आखिरी बात समझ लें कि टेस्ट का पैटर्न क्या है। टेस्ट का पैटर्न ये है मेरे बच्चे कि जब पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर का टेस्ट हो रहा है तो इसी का हो रहा है, लेकिन जब एटॉमिक स्ट्रक्चर का टेस्ट हो रहा है तो उसमें एक क्वेश्चन पार्टिकल नेचर से भी आएगा। जब आपका केमिकल बॉन्डिंग का टेस्ट हो रहा है तो आपके पास पार्टिकल नेचर और एटॉमिक स्ट्रक्चर दोनों से क्वेश्चन आएंगे। जब आपका रिवर्सिबल रिएक्शन का टेस्ट हो रहा है तो इन सारे चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आएगा। यानी हर आने वाले टेस्ट में पुराने टेस्ट से कुछ ना कुछ शामिल होगा, पुराने चैप्टर से कुछ ना कुछ शामिल होगा, टिल यू एंड दी सेक्शन। फॉर एग्जाम्पल आप रेडॉक्स रिएक्शन पे आ गए, देन यू विल हैव द ग्रैंड टेस्ट ऑफ दिस सेक्शन, और बस फिर ये सेक्शन कंप्लीट, देन विल मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। बात समझ आ रही? तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि होता है कि जब टेस्ट हो रहा होता है, फोन आ रहा है कि सर वो बच्चे कह रहे हैं सर ये तो आना नहीं था। क्या नहीं आना था सर? वो टेस्ट रिवर्सिबल रिएक्शन का, सर एनर्जी फ्रॉम केमिकल के सवाल क्यों आए हुए? तो भाई यही यही बताना मकसद है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है जब आप पीछे का रिवाइज ही नहीं कर रहे होते तो वो आगे दौड़ पीछे छोड़ वाली कहानी हो जाती है। आप आगे तो बढ़ रहे होते हैं लेकिन पीछे आप याद ही नहीं होता। तो हर टेस्ट में जो प्रीवियस टॉपिक्स हो चुके हैं उसको एक क्विक रिकॉल आप करके आओगे, अगर तो आप वो बच्चे या बच्ची हो जिसको टेस्ट में अच्छा स्कोर करना पसंद है, तो रिकॉल हल्का हल्का भी होता रहेगा ना, दैट वुड बी इट। समझ आ रही बात? तो हर आने वाले टेस्ट में प्रीवियस टॉपिक से कोई ना कोई सवाल मौजूद रहेगा, और रिजल्ट्स आपके ग्रुप पर, जो व्हाट्सएप ग्रुप बनेंगे उस पर ओपनली शेयर किए जाएंगे, और जो बच्चे एवरेज और बिलो एवरेज मार्क्स लेकर आ रहे हैं उनको पर्सनली मिस्टर जुल्करनैन खुद इन्फॉर्म करेंगे घर कॉल कर। ये प्रैक्टिस इनकी बड़ी अच्छी है, ठीक है, ये हमारा कंसर्न और फिक्र है, इसमें ज़ाहिर खर्चा तो हमारा ही होता है, लेकिन बहरहाल आपके पेरेंट्स को बाज़ दफा बुलवाने की जरूरत पड़ जाती है बच्चा कंसिस्टेंटली हो, ताकि हम जान पाए कि कहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं। तो उस तरह की इंटरेक्शन भी रहेगी। इसलिए जब आप अपनी डिटेल्स पूरी करेंगे तो आपके पेरेंट कांटेक्ट की जो डिटेल्स देंगे, ये मिस्टर जुल्करनैन या जो वर्ड्स की एडमिन है ये कंफर्म करेगी कॉल करके कि आपके पेरेंट का नंबर है। और इस साल मैंने इनको कहा भी है, क्योंकि जुल्करनैन तो इस बात को मेक श्योर करते हैं कि बच्चा गलत नंबर ना दे दे किसी का, लेकिन अक्सर जगह बाकी जगहों पर जो है ना वो टोपी करा देते हैं बच्चे, कोई भी नंबर लिख दिया। तो जिन बच्चों के पेरेंट से राब्ता नहीं होगा, अगेन बेटा आपकी क्लासेस को सस्पेंड किया जाएगा। पेरेंट आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि खर्चा सारा वो कर रहा है आपको, इसलिए उसका हक है कि उसको एक एक बात की जानकारी दी जाए। और माशाल्लाह जुल्करनैन इस मामले में बहुत ही तगड़े बंदे हैं कि इनको पेरेंट्स बड़ा पसंद करते हैं, क्योंकि ये पेरेंट्स से बड़े करीब रहते हैं। पेरेंट्स को नेशनल और शान के मसाले लगाकर इंफॉर्मेशन देना ये इनका काम। जाहिर है अच्छी अच्छी बात होगी तो अच्छी बात भी बताई जाएगी, लेकिन मकसद ये है कि दरमियान में, खास में लड़कियां तो आमतौर पर इस तरह की नहीं, वैसे तो आजकल लड़कियां भी इस तरह आ गई हैं। वो पिछले साल हमारे पास एक बच्ची थी, तो हमारे एक बड़े अच्छे कुलीग हैं मैथ के टीचर सर शाहजेब लताफत, उनकी बेटी की डेथ हो गई। तो एक दिन जो है वो उनकी क्लासेस नहीं हुई, तो वो बच्ची उस दिन भी नहीं आई, फिर उसके बाद भी नहीं आई, फिर उसके बाद ही भी अगले हफ्ते नहीं आई, तो मेरी क्लासेस में भी नहीं आई। तो इन्होंने फोन किया, क्या कहा उनकी अम्मा ने, मदर को, बच्ची बच्ची ने मदर को कहा कि वो जो उसके वो डायरेक्टर साहब है शाहजेब भाई, उनकी बच्ची की डेथ हो गई है तो कोचिंग बंद है हफ्तों तक। तो ये लड़कियां, मैं लाइव एग्जांपल की बात करूं, तो लड़कियां भी आजकल थोड़ी सी आ गई हैं इस तरह की, जो थोड़ी सी झोल झाल करते हैं, वरना ये मिरास असल में लड़कों की होती। टोपी ड्रामे करना, टुल्लेबाजी करना, या उधर चले गए और घर पे बोल दिया क्लास के लिए जा रहे हैं, ये लड़के करते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लड़कियां भी तरक्की कर रही हैं, ठीक है, तरक्की करते करते ये भी वहां तक पहुंच रही हैं, बल्कि अब तो कई जगह लड़कों से भी आगे चली गई है माशाल्लाह।
ठीक है ना। तो मेरे बच्चों ये हमारा पैटर्न रहेगा, ये टेस्टिंग सिस्टम होगा। एवरी रिसोर्स वुड बी प्रोवाइडेड, रिसोर्सेज चैप्टर बाय चैप्टर मिलेंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स का एक्सेस आपको मिलेगा, आपको रिवीजन के लिए भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिए जाएंगे, पास पेपर वर्कशीट, लंबी लंबी वर्कशीट्स हैं वो भी आपको दी जाएंगी, लेक्चर आप क्लास में लिखेंगे, वो लिखा हुआ मटेरियल भी आपके ग्रुप पे शेयर किया जाएगा। बस आपने कंसिस्टेंट होकर जो हिदायत दी जाए, जो डायरेक्शंस दी जाए, उन पर अमल करना है, दैट वुड बी। और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा। हाँ, इसमें दो चीजें नहीं होनी चाहिए, स्कूल का लोड आ रहा है, ट्यूशन की छुट्टी नहीं, ये आप फिर ट्यूशन ना पढ़ो, आप स्कूल ही पढ़ो। ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त बात है कि खासतौर पे क्या होता है नवंबर दिसंबर के अंदर स्कूल में मिड्स हो रहे हैं। सर वो स्कूल में मिड्स हो रहे हैं ना सर, भाई एंड में तुमने मेरे मत्थे पड़े रहना है, एंड में रिवीजन स्कूल वाले नहीं कराएंगे, एंड में सर बैठे एग्जाम से 2 दिन पहले तक करा रहे पास पेपर, लेकिन तब वहां भाई स्कूल का एग्जाम देना वो आपकी हेडेक है। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ छोड़ दो, लेकिन ये मतलब थोड़ी है कि मेरी दिसंबर में ऑर्गेनिक की क्लासेस चल रही है, स्कूल का मिड टर्म हुआ है, छोड़ दी क्लासेस, बाद में सर रिकॉर्डिंग नहीं दूंगा, मैं रिकॉर्डिंग भी तो वाजे बता रहा हूँ, पूरी कंसिस्टेंसी का जो है ना जनाजा निकल जाता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वीक में 2 क्लासेस होती हैं दिसंबर तक, दिसंबर के बाद क्लासेस का नंबर जो है डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, रिवीजन के क्लासेस है, एटीपी क्लास ऐड होती है, तो उस तरह से देयर विल बी यानी टिल योर द एंड पार्ट ऑफ सेशन ऐसे भी हफ्ते हैं जिनमें 4 या 5 क्लासेस हो रही होंगी, और ऐसे भी हफ्ते हैं जिनमें 3 क्लासेस हो रही होंगी, लेकिन दिसंबर तक तो स्ट्रेट अवे 2 ही क्लासेस हो रही होती हैं। और ओवर द इयर्स इट इज टेस्टेड एंड ट्राइड दैट हम कभी केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट करने में लेट नहीं हुए। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि अप्रैल 15 को जाके कंप्लीट होगा, बहुत ज्यादा खिंच गया तो मार्च का फर्स्ट वीक या फर्स्ट हाफ, बस दैट इज द डेडलाइन टू कंप्लीट द सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू मे आस्क नाउ। जी, ऑनलाइन वालों भी बेटा जो हैंड रेस करने बच्चे जिनको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आई वुड अनम्यूट देम एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। एंड फिजिकल वाले बच्चों से भी, जी पहले फिजिकल में से किसी को भी कोई भी सवाल मेरे बारे में पूछ रहे हैं, सिलेबस के बारे में पूछ रहे हैं, कोई और दिमाग में कंफ्यूजन आ रही है, रेज योर हैंड्स एंड देन आई विल गिव यू द चांस टू स्पीक। जी ऑनलाइन वाले बच्चों, जी लड़कों, एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क। ये भी वही कहना, मैं लेट जाना बेटा, पाँव दबा देता हूँ तुम्हारे। जी बेटा, एक्चुअल क्लासेस, ये प्रिटेंड, एक्चुअल क्लासेस फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, एक्चुअल समझा रेगुलर क्लासेस फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छा देखो, मेरा ये मानना है, ये मैंने पिछली क्लास में भी कहा था कि जो बच्चे जुलाई में से आ रहे हैं दे डिजर्व टू बी ट्रीटेड बेटर। इसलिए जो बच्चे बाद में आते हैं ना, मैं कभी कभी उनको ये कह भी देता हूँ कि भाई आप मुझसे ज्यादा उम्मीद नहीं रखना फेवर की, क्योंकि आप उस वक्त कहाँ थे जब ये बच्चे अपने वेकेशन का टाइम यहाँ दे रहे थे। तो दे यू डिजर्व टू बी ट्रीटेड बेटर एटलीस्ट फ्रॉम माई पॉइंट। आपका सिलेबस जल्दी पूरा होना चाहिए। अगर 2 बच्चों को क्वेरी है, ये भी पूछ रही है और दिसंबर में आने वाला वो भी पूछ रहा है, तो इसका हक ज्यादा है, इसने ज्यादा टाइम दिया है। तो ये तो गिव एंड टेक रिस्पेक्ट, तो इसलिए याद रखें। और होता यह है कि सिलेबस की रफ्तार ना हमारी शुरू में बहुत तेज होती है। क्यों तेज होती है? शुरू में ग्रुप्स कम है, आगे जाके ग्रुप्स बढ़ जाते हैं। सेकेंडली, शुरू में जो चैप्टर्स है वो बेसिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स है, तो बेसिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स है वो छोटे चैप्टर्स है, तो जल्दी जल्दी कंप्लीट होते हैं। इस गलत फहमी में नहीं रहना कि अभी तो जुलाई चल रहा है सर, आराम आराम। सर की ट्रेन मालगाड़ी नहीं है, सर की ट्रेन जो है ना वो एक्सप्रेस है, बुलेट ट्रेन है। तो शुरू के जो 8 चैप्टर्स हमारे बेसिक केमिस्ट्री के हैं वो बहुत तेज 2 से ढाई महीने में पूरे हो जाते हैं। तो इसलिए अगर कोई बच्चा ऐसा होता है कि जनाब नहीं अभी तो अगस्त सितंबर जब स्कूल खुलेगा तब देखेंगे, तो मेरे भाई आप फिर पीछे हो जाएंगे। फिर हो सकता है कि आप जो है ना वो किसी और बैच में आ रहे हो, या हो सकता है कि आप जब आ रहे हो तो सर कहे कि भाई इस ग्रुप में तो इतना चैप्टर्स हो गए, अब इसका रिकॉर्डेड बैकअप मिलेगा, लाइव क्लासेस में तो अलग चैप्टर चल रहे हैं। तो इसलिए अगर आप बैठे हैं आज ओरिएंटेशन में, चाहे ऑनलाइन वाले बच्चे हो या फिजिकल वाले, इसका मतलब है थोड़ा कंसर्न तो आपको अपनी स्टडीज को लेकर है। ठीक है जी। डू यू टेक बायो क्लासेस जैनब? यू शुड नो दैट। जी ये मैंने शुरू में बताया कि आई टेक बोथ ओ लेवल ए लेवल केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। दिस वाज नॉट द बायोलॉजी ओरिएंटेशन। बायोलॉजी की जो ओरिएंटेशन है वो इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से कल प्लान की गई है, तो कल मोस्ट लाइकली हो जाएगी या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में ही होगी। ठीक है, पहले फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में जा रही थी, लेकिन जो है ना वो काफी ज्यादा प्रेशर आ रहा है बच्चों का, तो शायद कल भी हो जाए। वो जुल करना है ना, आपको बता देंगे। ठीक है, मेरे असिस्टेंट्स का अगर नंबर आपके पास है तो उनसे कॉन्टैक्ट में है प्लीज। जी यार, ये तारिक रोड के करीब यही तो है मेरे भाई, पुल के उस पार।
यार ब्लॉक टू एग्जैक्टली कौन सा एरिया मुझे नहीं पता भाई, या तो आप डिफेंस आ जाए, नहीं मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली पीसीएचएस तो नहीं बैठेगा ना, या तो ये बैठेगा या फिर आप वो इकरा यूनिवर्सिटी वाला रोड क्रॉस करें, डिफेंस फेज 7 आ जाएगा। तो आप तो लड़के हो यार, लड़कियां, ये मली से आ रही है बच्ची बस करके, तो यार तो आप तो बोलते भी शर्म आनी चाहिए तुम्हें, पीसीएचएस तो ये रहा। हाँ, तो अब कराची इतना बड़ा है, तो अब तुम ये तो नहीं कि हर इलाके और मोहल्ले में ढूंढने लगोगे मुझे कि स्ट्रीट नंबर 7 में कहाँ पढ़ाते हैं और स्ट्रीट नंबर 8 में और गली नंबर 2 में है और खोली नंबर 4 में है या नहीं। जी बेटा, एनी अदर क्वेश्चन? ये सारा हूं मैं बेटा, और फिजिकल बच्चों के क्वेश्चंस नहीं आ रहे जी। सारा हूं मैं जी, पहले सारा से लेते हैं डेज और टाइमिंग्स अगर बता दें, क्योंकि मुझे और भी सब्जेक्ट्स की क्लासेस लेनी होंगी, तो वो क्लास ना हो जाए अगर आप क्या पहले से इन्फॉर्म कर दें। बच्चे इतने मसरूफ है ना कि बस क्या। देखो अभी मैं आपको केमिस्ट्री क्लासेस के टाइम फिलहाल में ये आपको इसी वीक में कंफर्म हो जाएंगे फाइनली, लेकिन मैं डेज कंफर्म कर देता हूँ। डेज वुड बी वेंसडे एंड फ्राइडे केमिस्ट्री, इस बैच के लिए। केमिस्ट्री के मल्टीपल बैचेस होंगे, मैं कम से कम जो एस्टिमेट कर पा रहा हूँ, बेयर मिनिमम भी जो अर्ली बैचेस होंगे वो 3 तो होंगे, 2 से 3 अर्ली बैचेस होंगे, और बायो के भी जो अर्ली बैचेस होते हैं वो मेरे ख्याल है 4-5 होते हैं। ठीक है, सॉरी ओके सर। नहीं, टॉपिक बेस्ड है बेटा, 1 आवर पे जरूरी नहीं खत्म हो जाए, 1.5 घंटे भी चली जाती है। ठीक है, तो वेंसडे फ्राइडे है, और अभी के लिए जो टेंटेटिव टाइम है वो शायद या तो 6 से 7 होगा, या अल्लाह आपका भला करे 6 से 7 होगा, या असल में पिछले साल 6 से 7 था, तो अगर वही टाइम रहा तो 6 से 7 होगा, वरना 4 से 5 भी हो सकता है। 6:30 नहीं, अभी तो 6 से 7 करना पड़ेगा ना, बायो वाले हार्डवेयर बायो क्लास कर। बहरहाल यही स्लॉट होगा बेटा, वेंसडे फ्राइडे के अंदर स्लॉट होंगे, येट दे आर नॉट फाइनलाइज, क्योंकि इसमें मेरा टोटल कंट्रोल नहीं है, क्योंकि जो जहां पर भी हम पढ़ा रहे हैं बाकी सब्जेक्ट टीचर्स को देखते हुए वो फाइनल किया, लेकिन वेंसडे एंड फ्राइडे ये 2 डेज फाइनल है इस बैच के। ठीक है जी, इस बैच के फिर अगर आपका इसमें क्लैश करेगा तो कोई मंडे वेंसडे का बैच भी स्टार्ट होगा, उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा। ये भी क्लैश करेगा तो सैटरडे संडे का भी एक बैच स्टार्ट होगा, उसमें कर लीजिएगा। तो आप करने वाले बने, आपको एडजस्ट कर देंगे कहीं पर भी। ठीक है जी, ये मैं केमिस्ट्री के लिए बता रहा हूँ। इज दैट क्लियर सारा? यार ये तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, आपका करियर किस में बनाने का आपको, अगर आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं तो कंप्यूटर लेके क्या करें, और आप या डॉक्टर नहीं बनना चाहते, मेडिकल करियर में जाना चाहते हैं डॉक्टर में, लेकिन अगर आप कंप्यूटर की साइंस की फील्ड में जाना चाहते हैं, कंप्यूटर आईटी बूम कर रहा है उसमें जाना चाहते हैं, तो जाहिर है एज मैं ये रिकमेंड नहीं करता कि आप जस्ट एज एन एक्स्ट्रा सब्जेक्ट बायो लें, क्योंकि बायो एक बड़ा डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट है और वो रट्टाफिकेशन वाला सब्जेक्ट नहीं है, उसमें बड़ा ठीक ठाक कॉन्सेप्ट होता है। तो अगर आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ले रहे हैं, इंटरेस्ट है आपको बहुत ज्यादा, तो ठीक है, लेकिन बस शशके मारने के लिए ले लिया तो मुश्किल हो जाएगा। कर लो कर लो कर लो, बेहतर है। अब देखो बायो के साथ तुमने ओ लेवल्स किया होगा तो ए लेवल्स में कंप्यूटर्स ले सकते हो। ठीक है, विदाउट स्टडिंग ओ लेवल्स कंप्यूटर तुम, हाँ ठीक है, लेकिन अगर तुमने बायो ड्रॉप कर दिया तो आगे बायो ले नहीं सकते। ठीक है, तो अगर तुमने बायो 2 साल से पढ़ी है तो यस यू कैन कंटिन्यू विद कंप्यूटर एज एन एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, दैट वुड बी टोटली फाइन। जी, एनी अदर क्वेश्चंस फ्रॉम ऑनलाइन? फिर मैं सेशन एंड करूं, क्योंकि मुझे मैथ वाले सर के इशारे आ रहे हैं कि भाई मेरी क्लास का टाइम खा रहे हैं आप। जी, एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम ऑनलाइन? नो? तो मेरे बच्चे इस बैच की ये बस आखिरी ओरिएंटेशन थी। अब जनाब रेगुलर क्लासेस फर्स्ट वीक ऑफ, यानी अब जब जब भी हम मिलेंगे इट वुड बी अ फुल फ्लेज रेगुलर क्लास। वी विल स्टार्ट आवर सिलेबस विद चैप्टर नंबर 1 पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर, और अगर मैं सही एस्टिमेट कर रहा हूं तो पहली 2 क्लासेस के अंदर पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्या मैं ऐसे वो जेनजी की तरह ऐसे ऐसे करके अल्लाह चलो आओ, अल्लाह हाफिज बच्चों, टेक केयर, आई विल सी यू इन द क्लास।